ठीक है, तो क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं वो बेस्ड है पहली बात तो मोमेंटम कंजर्वेशन और एनर्जी कंजर्वेशन के ऊपर। ये हमें क्वेश्चन पढ़ के समझ आ जाना चाहिए। तो जो ब्लॉक है एम मास का या बॉल है जो एम मास की, वो धीरे धीरे स्लाइड करेगी इस सर्कुलर वेज के अंदर और नीचे आएगी। तो बोला जा रहा है कि जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगी उस समय पे जो वेज है उसकी स्पीड कितनी होगी। तो आप समझ सकते हो कि बेसिकली ग्रेविटी वर्क करेगी और जो भी वर्क ग्रेविटी करेगी वो सीधा सीधा चेंज कर रहा होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। काइनेटिक एनर्जी फाइनली एक तो बॉल के पास होगी और एक वेज के पास होगी। तो मैं मान लेता हूं कि मैं ग्राउंड से सारे मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूं, ठीक है ना। तो मान लेते हैं कि वेज की स्पीड लेफ्ट में आ जाती है, कुछ मैं ऐसे नाम दे देता हूं v1। समझ रहे हो बात? अच्छा, इस समय पे सर्कुलर ट्रैक की सिचुएशन कुछ ऐसी होगी। जो हमारी बॉल थी वो ये एंगल बना चुकी है यहाँ पे कितना 45 डिग्री। उस समय अगर आप ग्राउंड से देखोगे तो आपको बॉल किस डायरेक्शन में चलती हुई दिखेगी? बताओ जरा, क्या वो मुझे सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंशियली मूव करती हुई दिखेगी? बोलो, अरे बोलो भाई, क्या वो मुझे सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंशियली मूव करती हुई दिखेगी? नहीं। तो यही एक अंतर आ जाता है, वो मुझे सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंशियली मूव करती हुई नहीं दिखेगी, बल्कि वो कुछ रैंडमली मूव कर रही होगी। भाई सर्कुलर ट्रैक के टेंजेंशियली तो उसकी स्पीड होती वेज के रिस्पेक्ट में, अगर आप वेज पे बैठे होते तो। पर आप ग्राउंड पे बैठे हो तो उसके पास ऐसी स्पीड कुछ नेट है वेज के रिस्पेक्ट में, पर वेज वाली स्पीड भी तो उसके पास है। तो नेट कुछ एक्स और वाई में अजीब सी आती है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एंगल पे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल में मूव नहीं कर रही है, तो आपको हमेशा उसकी दो वेलोसिटी माननी पड़ेगी, एक एक्स डायरेक्शन में और एक वाई डायरेक्शन में। बात समझ आ रही है? तो इस बॉल के लिए दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने वेलोसिटी कंसीडर की है कि जो ग्रीन बॉल है वो जब 45 डिग्री नीचे आती है तो उसकी एक स्पीड होती है एक्स में, जिसे मैं मान लो v2 कह देता हूँ, और एक होती है वाई में, जिसे मैं v3 कह देता हूँ। सबसे पहले तो यही क्लिक करना चाहिए था कि ग्राउंड से देखने पे मोशन कुछ ऐसा दिखेगा, उसकी नेट स्पीड कुछ यहाँ आएगी इस तरह से। समझ रहे हो? ठीक है, अब सबसे पहली चीज तो मैं क्या कर सकता हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन। किस डायरेक्शन में? क्योंकि हमें ये पता है भाई कि नेट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज जीरो, तो मोमेंटम कंजर्व किया जा सकता है एक्स डायरेक्शन में। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का एक्स डायरेक्शन में जीरो था, तो फाइनली भी जीरो होना चाहिए। मैं राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेता हूँ। फाइनल मोमेंटम में क्या लिख सकता हूँ? मोमेंटम ऑफ द वेज जो हो जाएगा 4m इंटू -v1, क्योंकि वो लेफ्ट में जा रहा है, प्लस बॉल का मोमेंटम एक्स में जो होगा वो हो जाएगा m, इसका मास है, इंटू v2, क्योंकि वो राइट में मैंने लिया है तो वो पॉजिटिव रहेगा। बात समझ आई? मैंने वेलोसिटी ली ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थी, ये सारी वेलोसिटी मैंने ली ही ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि हमें इसको वेज की वेलोसिटी के साथ ऐड करना होगा या सबट्रैक्ट करना होगा, उस सब की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज, आप जानते हो आप एनर्जी कंजर्व करोगे, है कि नहीं? अच्छा, एनर्जी कंजर्वेशन या वर्क एनर्जी थ्योरम में अगर यूज करूं तो वर्क डन बाय ग्रेविटी ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ग्रेविटी ने कितना वर्क किया होगा? तो इफेक्टिवली आपकी बॉल जो है वो इतना नीचे आई है, ये रेडियस r है, ये एंगल 45 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूँ बेसिकली ये दूरी कितनी हो गई, r sin 45, यानी कि r/√2। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी पॉजिटिव है mgr sin 45, और ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m। m के पास दो स्पीड हैं, एक x में और एक y में, तो v2 स्क्वायर जो x में है प्लस v3 स्क्वायर जो y में है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आता तो आप इंडिविजुअली भी लिख सकते हो। जैसे मैं लिख दूं x की काइनेटिक एनर्जी, तो वो हो जाएगी हाफ m v2 का स्क्वायर, प्लस y की काइनेटिक एनर्जी हाफ m v3 का स्क्वायर, और प्लस एक वेज की काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ 4m
v1 का स्क्वायर। आपके पास कितने अननोन है आप यहां से साफ साफ देख सकते हो। पहली इक्वेशन हमारे पास बनी है मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरी बनी है एनर्जी कंजर्वेशन से। टोटल अननोन 3 है, v1 v2 v3। तो हमें तीसरी इक्वेशन भी चाहिए। क्या कोई बता सकता है तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी? बोलो, क्या कोई बता सकता है तीसरी इक्वेशन कहां से आएगी? y एक्सिस में ना मैं मोमेंटम कंजर्व कर सकता हूं क्योंकि y एक्सिस में तो फोर्स है। बिल्कुल। तो तीसरी इक्वेशन आती है आपके पास वेज कंस्ट्रेंट से। अब तुम्हारा दिमाग घूमा होगा कि ये क्या हो गया। ये पढ़ाया गया था बचपन में भाई। इस तरह से आपका वेज है और ये जो वेज है ये खुद आगे मूव कर रहा है किसी स्पीड v1 से। इसके ऊपर लाके जो बॉल आपने रखी है उस बॉल के पास दो डायरेक्शन में स्पीड है, एक उसके पास है v2 और एक उसके पास है v3। तो अगर इनका कांटेक्ट लूज नहीं होता है तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन वो क्या होनी, बेसिकली वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस मस्ट रिमेन सेम। अरे समझ आई बात? सारे एंगल 45 है इसलिए ज्यादा समझता नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेलोसिटी ऑफ वेज perpendicular to contact, this should be equal to velocity of ball perpendicular to contact। अरे बात समझ आई? वेज की वेलोसिटी का कंपोनेंट लो तो वो मिलेगा आपको v1 cos 45 डिग्री। ये इक्वल होना चाहिए किसके? तो v3 का कंपोनेंट अगर आप लेते हो तो ये हो जाएगा आपके पास v3 sin 45 डिग्री। तो ये बॉल इस तरफ मूव कर रही है v3 sin 45 से, लेकिन इस तरफ भी मूव कर रही है अवे विद v2 cos 45। तो माइनस v2 cos 45 डिग्री। अरे बात समझ आई? 45 सारे कट जाएंगे, यहां मिलेगा v1 इज इक्वल टू v3 माइनस v2। ये है आपकी तीसरी इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन है और 3 अननोन है, हम आसानी से इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व। कोई दिक्कत? ये फाइनल मोमेंटम हमें करना था 0, तो पहली इक्वेशन से आपको मिला है बेसिकली, हाँ v2 ये है 4v1। पहली इक्वेशन से मिला है v2 इज इक्वल टू 4v1 और दूसरी इक्वेशन हमें ये मिली है और तीसरी आपकी एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन है जिसे मैं सिंप्लीफाई कर दूं अगर, तो वो मिल जाएगी हमें, वो मिल जाएगी √2 mgr। ये हो जाएगा किसके, mv2 स्क्वायर प्लस mv3 स्क्वायर प्लस 4mv1 स्क्वायर के। ठीक है, तो ये 3 इक्वेशन अगर आप सॉल्व कर लेते हो आपको वेलोसिटी किसकी मिल जाएगी, v1 की। कोई डाउट किसी को? बोलो भाई। तो इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम क्या कहती है? सबसे पहले तो इम्पल्स का मीनिंग क्या होता है। तो न्यूटन के सेकंड लॉ से आपको पता है कि किसी भी सिस्टम पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो इक्वल होगा dp/dt के, है कि नहीं? जहां dp है आपका चेंज इन मोमेंटम और dt है आपका टाइम। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम सिर्फ तभी चेंज हो सकता है जब उसके ऊपर फोर्स लगे। तो अगर मैं पूछ लूं कि भाई कितने से मोमेंटम चेंज होगा, तो वो भी आप बता सकते हो डेल्टा पी, ये हो जाएगा F इंटू डेल्टा टी। ठीक है ना? तो यहां से हम बता सकते हैं भाई कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल होगा कितना फोर्स लगा और कितने टाइम के लिए फोर्स लगा। ठीक है ना, टाइम इंटरवल। अब बात यह, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, डेल्टा पी ये हो जाता है F डेल्टा टी। ठीक है ना, सीधी सी बात है। तो यहां इंपल्स की क्या बात है? तो इंपल्स एक शब्द इस्तेमाल किया गया, इंपल्स ये इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली चेंज इन मोमेंटम को बताने के लिए, चेंज इन मोमेंटम। लेकिन हर चेंज इन मोमेंटम को हम इंपल्स नहीं बोलते हैं लैंग्वेज में। बेसिकली अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम बहुत ज्यादा चेंज हो जाए बहुत ही छोटे इंटरवल ऑफ टाइम में, तो फिर आप कहते हो कि उसे इंपल्स मिला है। अगर नॉर्मल लैंग्वेज में मैं इंपल्स बोलूं तो सिंपली वो चेंज इन मोमेंटम ही है।
और आपसे अगर कोई इंपल्स पूछे तो आप सिंपली चेंज इन मोमेंटम ही उसे बता सकते हो, लेकिन एक टर्म जो हम यूज करते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं कि अगर मैं बात करूं इंपल्सिव फोर्स की, तो किस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स बोला जाता है? ऐसा फोर्स जो कि एक्ट करे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर और उसके मोमेंटम को काफी ज्यादा मात्रा से चेंज कर दे काफी कम टाइम में। ठीक है, तो व्हेन अ लार्ज चेंज इन मोमेंटम, when a large change in momentum takes place in a very short interval of time, in a very short interval of time due to a force, it is called impulsive force. It is called impulsive force. मैं एक एग्जांपल देता हूं जिससे ये बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मान लो कि आपके पास एक बॉक्स है और ये आप हो, ठीक है ना, और आप इस बॉक्स को धक्का देते हो, तो आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, तो इसका मोमेंटम चेंज होगा? हाँ, इसका मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम विल चेंज। और मोमेंटम क्यों चेंज होगा? क्योंकि भाई आपने आगे एक फोर्स लगाया। तो क्या मैं इस फोर्स को इंपल्सिव बोलूंगा? इसी की जगह मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। मान लो कि एक बॉल है जो कि मूव कर रही थी 100 मीटर पर सेकंड से, और मास कुछ भी ले लो 1 kg। वो एक वॉल से टकराती है और रिबाउंड करती है वापस 100 मीटर पर सेकंड से। तो पहले केस के अंदर और दूसरे केस के अंदर एक डिफरेंस है। पहले केस में भी मोमेंटम चेंज हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। मैं जो फोर्स लगा रहा हूं उसकी मात्रा बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, तो इस फोर्स को इंपल्सिव फोर्स नहीं बोला जाएगा। लेकिन ऐसा सोच के देखो कि बॉल का मोमेंटम चेंज हुआ जब वो वॉल से टकराई, तो बॉल कितनी देर के लिए वॉल के साथ कांटेक्ट में थी? क्या एक आध मिनट के लिए कांटेक्ट में रहती है? जब आप दीवार पे बॉल मारते हो तो क्या वो एक आध मिनट के लिए वॉल के साथ कांटेक्ट में रहती है? नहीं। क्या वो एक दो सेकंड के लिए कांटेक्ट में रहती है? नहीं। वो तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए कांटेक्ट में रहती है और बॉल का मोमेंटम रिवर्स कर देती है। तो मोमेंटम में चेंज केस बी में आप देख सकते हो कितना है, बेसिकली 200 kg मीटर पर सेकेंड। तो काफी ज्यादा मोमेंटम चेंज हुआ विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। मैं कह सकता हूं टाइम होगा लगभग 0.5 से 0.6 सेकेंड्स। तो ऐसे फोर्स को हम कह देते हैं कि फोर्स कैसा है? इंपल्सिव। इस फोर्स को मैं कहूंगा फोर्स इज नॉट इंपल्सिव, ऑल्दो वो उतना मोमेंटम में चेंज क्रिएट कर सकता है जितना कि बॉल ने किया है, पर इससे ज्यादा टाइम लगेगा। यहां पे मैं कह दूंगा कि नॉर्मल रिएक्शन बाय वॉल इज इंपल्सिव। अरे तो क्लियर हुआ क्या? इंपल्स का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? इंपल्स का सीधा सीधा मतलब हुआ चेंज इन मोमेंटम। अगर क्वेश्चन में कोई इंपल्स पूछे तो फिर इतना दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या निकाल देना है? चेंज इन मोमेंटम। पर अगर कोई पूछे कि कौन सा फोर्स इंपल्सिव है, तो उसमें एक चीज का ध्यान रखना है कि बहुत ही कम समय के अंदर अगर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज हो रहा हो मोमेंटम के अंदर, तभी उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इंपल्सिव फोर्स बोलते हैं। बात समझ आई? ठीक है ना? तो इंपल्स को जो हम डिनोट करते हैं वो डिनोट करते हो आप जे वेक्टर से। ऑब्वियसली इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और जे वेक्टर कहलाता है डीपी, जो कि क्या हो जाता है सीधे सीधे से आपको पता है एफ इंटू डी टी। समझ आई बात? अगर मैं इंटीग्रेशन पुट कर देता हूं दोनों तरफ, तो इंपल्स मुझे मिल जाएगा चेंज इन मोमेंटम, जो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी फ्रॉम T1 टू T2। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी क्या रिप्रेजेंट करेगा भाई? एरिया अंडर एफ टी कर्व। यानी अगर आपके पास फोर्स टाइम का कर्व है और कुछ इस तरह का कर्व है, देख सकते हो तुम फोर्स की वैल्यू अचानक से काफी ज्यादा आई, तो उसके अंदर का एरिया अगर आप कैलकुलेट करते हो तो वो आपको मिलता है क्या? इंपल्स। कोई डाउट है किसी को तो पूछो। ओके, तो चलो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमें, कि एक ब्लॉक है जो कि मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। इंपल्स का फॉर्मूला सबने नोट डाउन कर लिया था?
ठीक है ना। तो बेसिकली इंपल्स क्या है, सीधा सीधा चेंज इन मोमेंटम। अच्छा, अब यहाँ पे बात की जा रही है कि एक ब्लॉक है 2 kg का जो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, बी रेस्ट पे था। आफ्टर कोलिजन ए जो है वो 5 से चल रहा है, तो बी की स्पीड क्या होगी? तो सबसे पहले तो मैं इनिशियल मोमेंटम इक्वल कर सकता हूँ फाइनल मोमेंटम के, क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, दोनों बस एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं और वो इंटरनल फोर्स है। तो इसे अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ले लिया जाए तो इनिशियल मोमेंटम हो गया 2 इंटू 10 प्लस बी का मोमेंटम 0, फाइनली ए का मोमेंटम 5 इंटू 2 और बी का मोमेंटम 3 इंटू वी। तो यहां से आपको v की वैल्यू जो मिल जाएगी 20 माइनस 10 यानी कि 10/3 मीटर पर सेकेंड। यानी b जो है वो आगे मूव कर रहा है 10/3 मीटर पर सेकेंड से। अब बात आती है इम्पल्स ऑन ए एंड बी। सबसे पहले ए को अगर मैं फोकस करूं तो इम्पल्स होगा चेंज इन मोमेंटम। अच्छा भाई, इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए क्या था? तो ए का इनिशियल मोमेंटम था 2 इंटू 10 यानी कि 20 आई कैप। फाइनल मोमेंटम ऑफ ए क्या है? फाइनल मोमेंटम ऑफ ए है 2 इंटू 5 यानी कि 10 आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए क्या है? आप कह सकते हो ये होगा फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 10 आई कैप माइनस 20 आई कैप यानी कि सीधे सीधे माइनस 10 आई कैप। तो इम्पल्स ऑन ए जो आपको मिला जे ए, उसकी वैल्यू मिली माइनस 10 आई कैप। कोई कष्ट? सिमिलरली ऑन बी की मैं बात कर सकता हूं। बी फाइनली देखा गया कि 10/3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, मास इसका 3 kg है। इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी अगर मैं बोलूं तो वो था 0, क्योंकि बी इनिशियली रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम ऑफ बी की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी यानी कि 30 आई कैप। सॉरी 10/3, तो ये 10 आई कैप, 10 आई कैप। तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी की अगर बात करें तो वो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि 10 आई कैप माइनस 0। तो इम्पल्स ऑन बी की जो वैल्यू मिलेगी वो मिल जाएगी आपको कितनी? 10 आई कैप। तो इम्पल्स ऑन ए है माइनस 10 आई कैप, इम्पल्स ऑन बी है प्लस 10 आई कैप। तो आपको यहां से क्या बात समझ आ गई? पहली चीज जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट बना के याद रखना है, अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर इम्पल्स लगा रहे हैं, गंदा डायग्राम मिटा देते हैं एक बार। अगर दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं छोटे इंटरवल के लिए, और मान लो कि इम्पल्स ऑन बी है जे बी इस डायरेक्शन में और इम्पल्स ऑन ए है जे ए, तो मैं कह सकता हूं कि जे बी मैग्नीट्यूड में इक्वल होगा जे ए के, यानी इम्पल्स ऑन ए इक्वल होगा मैग्नीट्यूड में, लेकिन डायरेक्शन इनकी क्या होगी? ऑपोजिट होगी। कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? एक और क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हमें दी गई है एक बॉल ठीक है, जिसकी स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड और हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल बना रही थी 37 डिग्री। ये यहाँ पे कोलाइड करती है और बाउंस बैक करती है और इस तरह से मूव करने लग जाती है। ठीक है ना। और ये मुझे दे दिया गया है मान लो एंगल विथ हॉरिजॉन्टल में ले लेता हूं, मान लो हो जाता है एक काम करो, जरा इसे देख लेते हैं। इसे ले लो आप, 53 डिग्री पे आ रही थी और फिर ये जाने लग जाती है मान लो कि 45 डिग्री पे 6√2 मीटर पर सेकंड से। हम्म ठीक है ना। मास मुझे दिया गया है इसका 2 kg। कोलिजन टाइम आपको बताया गया है, कोलिजन टाइम ये था मान लो कि 0.2 सेकेंड। तो सबसे पहली चीज आपको बतानी है इम्पल्स ऑन बॉल। अगर ये है आपका आई कैप और ये है आपका जे कैप, और दूसरा बताना है आपको फोर्स एवरेज
बाय ग्राउंड ऑन बॉल। ट्राई करो। ओके चलो देखो क्या करेंगे हम। इनिशियली आप देख सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, तो 10 cos 53 यानी कि 6 मीटर पर सेकेंड और 10 sin 53 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड। कि आफ्टर कोलिजन यहाँ पे आपको मिल जाएगी 6√2 cos 45 यानी 6 मीटर पर सेकेंड और यहाँ भी हमें मिल जाएगी कितनी 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आप देख सकते हो वैसे x में तो कोई मोमेंटम चेंज हुआ नहीं है क्योंकि x में स्पीड चेंज हुई ही नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ डेल्टा p इन x डायरेक्शन तो क्या है 0। y में मोमेंटम चेंज हुआ है। इनिशियल मोमेंटम इन y डायरेक्शन क्या था, तो वो हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी -8 j कैप यानी -16 j कैप। और फाइनल मोमेंटम y में क्या है, तो वो हो जाएगा 2 इंटू 6 j कैप यानी कि 12 j कैप। तो चेंज इन मोमेंटम इन डायरेक्शन y जो कि होने वाला है इम्पल्स, ठीक है ना, वो हो जाएगा p फाइनल 12 j कैप माइनस p इनिशियल -16 j कैप। ये आपको मिल जाएगा कितना 28 j कैप। समझ आई बात। तो 28 j कैप ये तो आपका है इम्पल्स, ये हो गया आपका पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है एवरेज फोर्स, तो एवरेज फोर्स हो जाता भाई चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम टेकन। तो चेंज इन मोमेंटम हुआ है 28 अपॉन टाइम टेकन है 0.2, ठीक है ना, ये आपको मिल जाता है 140 न्यूटन जे कैप डायरेक्शन में। कोई डाउट किसी को। चलो देखो, तो क्वेश्चन में हमें एक फोर्स टाइम ग्राफ दिया गया है, ठीक है, और वो एक 10 kg ऑब्जेक्ट पे इस तरह से फोर्स लगता है टाइम के साथ। तो आपको बतानी है स्पीड जब फोर्स लगना बंद हो जाएगा यानी आफ्टर 0.2 सेकेंड्स। तो एक चीज हमें पता है कि भाई इम्पल्स जे जो कि होता है चेंज इन मोमेंटम, वो बेसिकली होता है एफ डी टी, इंटीग्रेशन एफ डी टी यानी एरिया अंडर फोर्स टाइम ग्राफ। तो आपको ये एरिया कैलकुलेट करना है जो कि इम्पल्स होगा। तो यहाँ से इम्पल्स मुझे मिल जाएगा, एरिया में लिख सकता हूँ ट्रेपेजियम का हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स 0.2 प्लस 0.1 0.3 इंटू सेपरेशन उनके बीच का हमें दिया गया है 100 यानी कि 15 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आपको मिल चुका है इम्पल्स जो कि है चेंज इन मोमेंटम। इनिशियली तो ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मान लें क्योंकि कुछ बताया नहीं गया है। फाइनली मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट मूव कर रही है स्पीड v से, मास उसका 10 kg है, तो फाइनल मोमेंटम उसका j के ही इक्वल हो जाएगा 15 के। मैं कह सकता हूँ 10 इंटू वी, ये हो जाना चाहिए 15 और वेलोसिटी की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स बेसिकली सिर्फ एक नया शब्द है, कुछ खास बात नहीं है। चेंज इन मोमेंटम को हम क्या कह देते हैं, बस इम्पल्स कह देते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन आता है जिसे कहा जाता है मैक्सिमम कंप्रेशन या इलोंगेशन इन स्प्रिंग, ठीक है ना। अभी किसी भी कैटेगरी में गिरता नहीं है टॉपिक, इसलिए इसे मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ क्योंकि इसके बाद अब हम कोलिजन स्टार्ट करने वाले हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैक्सिमम इलॉन्गेशन कंप्रेशन इन स्प्रिंग ये जनरली पूछा जाता है टू ब्लॉक सिस्टम के लिए। तो टू ब्लॉक सिस्टम जैसे कि नाम से आपको समझ आ ही रहा होगा, आपके पास रहेंगे दो ब्लॉक्स और दोनों ब्लॉक्स ए और बी कनेक्टेड रहेंगे स्प्रिंग से। अब ऐसा सोचिए देखो कि मान लो ये सिस्टम पूरी तरह से रेस्ट पे रखा हुआ था, पर अचानक से आपने बी को राइट की तरफ एक स्पीड दे दी, आपने हिट कर दिया, मान लो हाथ से इस तरह से मार दिया, तो क्या होगा, बी आगे मूव करना स्टार्ट करेगा। जैसे ही बी आगे मूव करना स्टार्ट करेगा स्प्रिंग में एक्सटेंशन स्टार्ट होगा, और जैसे ही स्प्रिंग में एक्सटेंशन स्टार्ट होगा वो ए के ऊपर भी फोर्स लगाने लग जाएगा, तो फिर ए भी राइट में मूव करना स्टार्ट करेगा। लेकिन ऑब्वियसली बी ज्यादा तेज चल रहा होगा एज कंपेयर टू ए, इसलिए स्प्रिंग की लेंथ लगातार बढ़ती रहेगी। एक समय आएगा जब स्प्रिंग की लेंथ खिंच के मैक्सिमम हो गई होगी, उसके बाद फिर कंप्रेशन स्टार्ट होगा,
फिर मैक्सिमम कंप्रेशन आएगा, फिर इलोंगेशन स्टार्ट होगा, फिर मैक्सिमम एक्सटेंशन आएगा, फिर कंप्रेशन आएगा। तो इस तरह से ये आगे भी बढ़ते रहेंगे और ऑसिलेट भी करते रहेंगे। बात समझ आई? तो उसी को हमें यहाँ पे पढ़ना होता है कि भाई कितना मैक्सिमम कंप्रेशन आया होगा या कितना मैक्सिमम इलोंगेशन आया होगा मोशन के दौरान। तो पहली चीज तो आपको स्प्रिंग के बारे में ये चीज समझ आ जानी चाहिए कि अगर आपके पास स्प्रिंग के दो एंड्स पता हैं आपको, इस एंड को मैं बोल देता हूं ए और इस एंड को मैं बोल देता हूं बी, और ये सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। अगर VB बड़ा है VA से, यानी आगे वाला एंड जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है स्प्रिंग का, आगे वाले एंड की स्पीड पीछे वाले एंड से ज्यादा हो, इसका मतलब है इलोंगेशन टेक्स प्लेस। अरे क्या मैं बहुत अजीब बात बोल रहा हूं या ये कॉमन सेंस की बात है? अगर आगे वाला पॉइंट पीछे वाले पॉइंट से ज्यादा तेज चल रहा है तो स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती रहेगी। मैंने सही बात बोली है क्या? सिमिलरली, अरे हाँ या ना बोलते रहो भाई, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि VA इज ग्रेटर देन VB, अगर पीछे वाला पॉइंट स्प्रिंग का ज्यादा चल रहा हो, ठीक है ना, ज्यादा तेजी से चल रहा हो एज कंपेयर टू आगे वाला पॉइंट, तो क्या मैं कह सकता हूं कंप्रेशन इन स्प्रिंग हो रहा होगा? कंप्रेशन इन स्प्रिंग, बिल्कुल सही बात है। और तीसरी चीज अगर मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो अगर आपसे कह दूं कि अगर पीछे वाला पॉइंट और आगे वाला पॉइंट सेम वेलोसिटी से चल रहे हों, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कंप्रेशन हो रहा होगा या एलोंगेशन? कुछ नहीं हो रहा होगा, कुछ भी नहीं हो रहा होगा। क्यों? क्योंकि दोनों सेम स्पीड से चल रहे हैं, तो इस समय ना कंप्रेशन हो रहा है ना एलोंगेशन हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं नो कंप्रेशन या इलोंगेशन इज टेकिंग प्लेस। इस समय पर, इस मोमेंट पर कोई इलोंगेशन या कंप्रेशन नहीं हो रहा है। बात समझ आई? तो यही बस आपको समझना होता है। अब आप इस क्वेश्चन को इमेजिन करके देखो, ठीक है ना। पहला टाइप मैं बता देता हूं, टाइप 1 के जो प्रॉब्लम आते हैं, टाइप 1 हो जाता है व्हेन इम्पल्स, बेसिकली वेलोसिटी is given to blocks। ओके, किसी को कोई डाउट आ गया है? फ्रिक्शन के बिना तो दोनों का वेलोसिटी सेम ही होगा ना। एक सेकेंड बेटा, शायद कुछ कंफ्यूजन है तुम्हें, ठीक है ना। हाँ, तो पहला टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं वो ये आते हैं कि दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, ठीक है, और ये B है, ये A है, इनको स्प्रिंग से बांधा गया है, उसका कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट आपको दे दिया जाता है। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ मान लो 100 और न्यूटन पर मीटर। इसका मास मैं ले लेता हूँ 2 kg, इसका मास मैं ले लेता हूँ 3 kg, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे आएगा, वो कह देंगे कि हमने अचानक ये सब कुछ रेस्ट पे रखा हुआ था और हमने अचानक क्या किया भाई कि ए को आगे की तरफ वेलोसिटी दे दी 20 मीटर पर सेकेंड। हाँ, तो जैसे कि शुभम का डाउट है कि भाई अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो दोनों की सेम ही स्पीड रहेगी, क्या ऐसा है? क्या सारी जनता इस बात के साथ एग्री करती है? अगर ये ब्लॉक्स इस तरह से रखे हैं मैंने, अगर मैं बी ब्लॉक को अचानक से 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड दे दूं, तो क्या ए भी इंस्टेंटेनियसली 20 से ही चलने लग जाएगा? अरे नहीं, ए को कोई इंपल्स थोड़ी मिला है, ए को कोई इंपल्स थोड़ी मिला है, ये स्प्रिंग है, ये स्ट्रिंग नहीं है। बात समझ आ रही है? स्ट्रिंग और स्प्रिंग में अंतर होता है। अगर बीच में रस्सी बंधी होती, बीच में एक रस्सी होती जिसकी लेंथ बढ़ घट नहीं सकती, तो फिर आप बी को अगर 20 स्पीड देते तो उसी समय ए की स्पीड भी 20 होती। ये आप समझते हो स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट से। अरे समझ आती है कि नहीं आती बात? अगर स्ट्रिंग होती स्प्रिंग की जगह, आगे वाले को 20 देते तो पीछे वाला भी 20 से ही चलता, क्योंकि स्ट्रिंग की लेंथ चेंज नहीं हो सकती, पर स्प्रिंग की लेंथ तो चेंज हो सकती है ना। तो जैसे ही आपने इसे 20 स्पीड दी है, जैसे ही थोड़ा सा एक्सटेंशन आएगा तो बहुत छोटा सा फोर्स लगाएगा ए के ऊपर, तो ए का एक्सेलरेशन बहुत छोटा सा होगा, उसकी धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगी। अरे है कि नहीं?
तो होता क्या है, समय के साथ आप देख रहे हो, एज इलोंगेशन स्टार्ट्स क्या होगा, स्पीड ऑफ बी डिक्रीजेस एंड स्पीड ऑफ ए इंक्रीजेस। अरे है कि नहीं, धीरे धीरे जैसे ही इलोंगेशन स्टार्ट होगा, बी की स्पीड तो घटना शुरू होगी क्योंकि स्प्रिंग उस पर पीछे फोर्स लगाएगी, और ए की स्पीड बढ़ना शुरू होगी क्योंकि स्प्रिंग उस पर आगे फोर्स लगाएगी। अब बी की स्पीड घट रही है, ए की स्पीड बढ़ रही है, अगर जब तक टाइम up till which velocity of b is greater than velocity of a, elongation takes place। अरे मैं सही बोल रहा हूं, जब तक b की स्पीड ज्यादा रहेगी a की स्पीड से, हालांकि उसकी घट रही है, a की धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन जिस समय तक b की स्पीड ज्यादा रहेगी a की स्पीड से, तब तक इलोंगेशन हो रहा होगा। अरे बात है कि नहीं। अब ऐसा सोच के देखो कि यहां थी b की स्पीड, यहां है ए की स्पीड, ए की स्पीड बढ़ रही है, बी की स्पीड घट रही है, तो एक समय आएगा जब दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, सेम आएगा कि नहीं आएगा। तो टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी, इलोंगेशन स्टॉप्स, इलोंगेशन होना बंद हो जाएगा। सही कही क्या मैंने बात। अच्छा, इलोंगेशन होना बंद हो गया इस समय पर, तो क्या मैं कह सकता हूं, इस समय पे स्प्रिंग हैज मैक्सिमम इलोंगेशन। अरे है कि नहीं, इससे पहले तक स्प्रिंग की लेंथ बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, और अब बढ़ना बंद हुई है, तो इसका मतलब अभी तक बढ़ रही थी, तो ये मैक्सिमम जितनी बढ़ सकती थी उतनी बढ़ी है कि नहीं। अरे बात समझ आई। तो अगर इस समय पे स्प्रिंग की लेंथ में मैक्सिमम एक्सटेंशन है, तो स्प्रिंग तो अभी भी फोर्स लगा रही होगी, तो इसका मतलब इसके बाद भी बी की स्पीड घटती है और ए की स्पीड बढ़ती है। अरे समझ पा रहे हो। आफ्टर दिस स्टिल वेलोसिटी ऑफ बी डिक्रीजेस एंड वेलोसिटी ऑफ ए इंक्रीजेस, पर अब क्या शुरू हो जाएगा, कंप्रेशन शुरू हो जाएगा, कंप्रेशन स्टार्ट्स एंड सो ऑन। जीवन ऐसे चलता रहता है। कहानी समझ आई क्या। पीछे वाले की धीरे धीरे स्पीड बढ़ती है, आगे वाले की घटती है, दोनों की जिस समय बराबर होती है तब मैक्सिमम एक्सटेंशन आता है। उसके बाद अब पीछे वाला बढ़ने लग जाता है, आगे वाला घटने लग जाता है, तो धीरे धीरे स्पीड, उनके स्प्रिंग के बीच का जो दूरी है वो घटने लग जाती है और कंप्रेशन स्टार्ट हो जाता है। बात समझ आई। तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा ये समझो। तो आपको जो लाइन याद रखनी है वो ये है, सीधे सीधे, एट मैक्सिमम इलोंगेशन या कंप्रेशन, both blocks must move with same velocity with respect to ground। या आप ये कह सकते हो with respect to center of mass, when both blocks come to rest, elongation या compression is maximum। ये पूरा मेन चीज है जो याद रखनी है जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो अगर आप ग्राउंड के फ्रेम में क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी सेम हो जानी चाहिए, और अगर आप सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करते हो तो दोनों ब्लॉक्स की वेलोसिटी 0 हो जानी चाहिए। जब सेंटर मास को लगेगा कि अच्छा अब दोनों नहीं चल रहे, उसी समय तो उसे समझ आएगा कि भाई मैक्सिमम इलोंगेशन आ गया है। अरे बात समझ आई कि नहीं। चलो, तो अब मैं इसको आगे सॉल्व करके आपको बता देता हूं कैसे मैं सॉल्व करूंगा। अच्छा, मैं अगर मेरी प्रेफरेंस पूछो तो मुझे हमेशा पसंद है सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में सॉल्व करना है इसे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन कि एक आपके पास ब्लॉक है 2 kg का,
ओके, एक स्प्रिंग है और एक आपके पास ब्लॉक है 3 kg का। मान लेते हैं ये है ए, ये है बी, और के हमने ले लिया 100 न्यूटन पर मीटर, और इसे मैंने स्पीड दे दिया आगे मान लो 20 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। ठीक है, मैंने उल्टा ले लिया ना शायद, बता दो ताकि वो ऊपर वाली सॉल्व हो। अच्छा, ये है 3 kg आई थिंक, और ये है 2 kg, बाकी सब सही है। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए, मैं सॉल्व करूंगा विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, देखना उससे काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक्स को फाइनली रोकना होता है, तो रोकना हमेशा आसान है। ठीक है, सबसे पहले तो पता करो कि भाई सेंटर ऑफ मास चल किस तरफ रहा होगा। तो सेंटर ऑफ मास यहां कहीं बीच में आएगा। अच्छा, बी राइट की तरफ जा रहा है, तो मैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेता हूं। m1v1 तो 3 इंटू 0 प्लस m2v2 तो 2 इंटू 20 बाय m1 प्लस m2 यानी कि 5। तो ये हमें मिल गई 8 मीटर पर सेकेंड, यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी तो 8 मीटर पर सेकेंड है। अब ये कैन नॉट चेंज क्योंकि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब एक बार उन्होंने बी को हिट किया, उस समय फोर्स था, उस समय सेंटर ऑफ मास ने इतनी वेलोसिटी प्राप्त कर ली है, अब ये वेलोसिटी कहीं नहीं जाएगी, सेंटर ऑफ मास पूरे जीवन इतनी ही स्पीड से चलता रहेगा। बात समझ आई? ओके, सेकेंड स्टेप आपका क्या हो जाएगा, ये मेरा था स्टेप 1। स्टेप 2 आपका हो जाएगा राइट वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक्स विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मैं वेलोसिटी लिखूंगा। तो ये हमारे ऑब्जेक्ट्स हो गए। ये 2 kg था, नहीं उल्टा हो गया फिर से। ये था आपका 3 kg, ये है आपका 2 kg। इसकी स्पीड आगे है 20 मीटर पर सेकेंड, और हमारा जो सेंटर ऑफ मास है उसकी स्पीड भी मैं निकाल चुका हूं, वो राइट में जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। तो सेंटर ऑफ मास के रिलेटिव क्योंकि मोशन देख रहे हो, तो जिसके रिलेटिव देखते हैं उसको क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। यानी उसकी स्पीड को मैंने क्या कर दिया, 0। उसकी स्पीड को 0 किया है, तो बाकी ऑब्जेक्ट्स में ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी स्पीड को ऐड किया जाएगा। अरे है कि नहीं? अरे बात समझ आ रही है? ठीक है ना, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है। तो अब समझ आ रहा है कि भाई मान लो कि ये राइट में जाता है कोई डिस्टेंस x1, और यहां जाके 2 kg वाला ब्लॉक रेस्ट पे आ जाता है, क्योंकि फाइनली तो रेस्ट पे ही लाना है सेंटर मास के रिस्पेक्ट में। और ये यहां पे जाता है कोई x2, और ये यहां पे जाके रेस्ट पे आ जाता है। तो स्टेप 3 में आपको जो करना है, आपको यूज करनी है वर्क एनर्जी थ्योरम विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास अगर देखेगा इन दो ब्लॉक्स को, तो उसे वर्क करता हुआ कौन दिखेगा, कौन मुझे बताएगा, बताओ कौन होगा सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में जो उसे वर्क करता हुआ दिख रहा होगा? स्प्रिंग। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ये होनी चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो मैं सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में लगा रहा हूं, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग तो वही है -12, क्योंकि ऑब्वियसली लेंथ बढ़ रही है तो वर्क डन नेगेटिव ही रहेगा, याद रखना। -12 के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। क्यों किया मैंने x1 प्लस x2? क्योंकि टोटल लेंथ कितनी इंक्रीज हुई है, x1 प्लस x2 इंक्रीज हुई है। यह है वर्क डन बाय स्प्रिंग इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ये रेस्ट पे आ गया, ये रेस्ट पे आ गया, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 3 kg के ब्लॉक की हाफ m, वेलोसिटी रिलेटिव थी 8 तो 8 स्क्वायर, प्लस 2 kg के ब्लॉक की हाफ 2 इंटू नेट वेलोसिटी उसकी कितनी बची, 16, तो 16 का स्क्वायर। अरे बात समझ आई क्या? और बस इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ये आपको मिलेगा 50 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर। ये हो जाना चाहिए हमारे पास, कितना हो गया ये बेसिकली हो गया 3 इंटू 64/2 प्लस 256, है कि नहीं? और यहां से आपको x1 प्लस x2 मिल जाएगा।
जो कि होगा आपका एक्स मैक्स या मैक्सिमम एक्सटेंशन। जो भी आ रहा है सॉल्व कर सकते हो। कोई डाउट किसी को? मैं पूरा प्रोसेस अगर एक बार आपको वापस बताऊं तो हमें करना क्या होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो, ठीक है ना। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में बैठ जाओ और उसके रिस्पेक्ट में इनिशियली दोनों की वेलोसिटी निकाल लो। उसके बाद बस सेंटर ऑफ मास के फ्रेम में वर्क डन आपको लिखना है। क्योंकि ये इंपल्स वाले क्वेश्चन है तो सिर्फ स्प्रिंग ही वर्क करेगी। मान लो लेफ्ट में गया x1, वो राइट में गया x2, तो माइनस हाफ के x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा जीरो रहेगी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। अरे बात समझ आई? ठीक है ना। अच्छा ये 12 होगा 16 नहीं, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन पे ध्यान इतना ना दें कृपया। मान गए आपको 144, ठीक है ना। कोई डाउट? तो ये चीज रट लो कि मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालने को आए या मैक्सिमम कंप्रेशन निकालने को आए, दोनों सेम ही होते हैं। ये चीज भी नोट रखें आप, तो आप हमेशा मैक्सिमम एक्सटेंशन ही निकाल लो। एक्स मैक्स इलोंगेशन इलोंगेशन इज इक्वल टू एक्स मैक्स कंप्रेशन। जीवन बड़ा ही आसान है। चलो एक क्वेश्चन कर डालते हैं फटाफट इसके ऊपर, सभी लोग जल्दी से करना बिना कोई समय वेस्ट किए। तो ये मान लो यहाँ हमारे पास A है, यहाँ हमारे पास B है, ठीक है ना। और मान लेते हैं इसका मास है 4 kg, इसका मास दिया गया है मान लो मुझे 1 kg, और अचानक से मैं इसको वेलोसिटी दे देता हूँ A को लेफ्ट में, लेट मी से 10 मीटर पर सेकेंड। K को ले लेते हैं 50 न्यूटन पर मीटर। आपको बताना है एक्स मैक्स इन स्प्रिंग, ठीक है ना। अच्छा एक चीज मैं बताऊं, ग्राउंड के फ्रेम में करना भी मुश्किल नहीं है। ग्राउंड के फ्रेम में भी आप फाइनली मोमेंटम कंजर्व करके उनकी क्या सेम वेलोसिटी होगी वो निकाल सकते हो, तो उससे फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, वो भी किया जा सकता है। चलो देखो, तो सबसे पहला काम जो हमें करना होगा वो है सेंटर ऑफ मास का पता लगाना, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास बड़ी आसानी से आ जाती है, वो हो जाएगी m1 इंटू वी वन प्लस m2 इंटू जीरो, क्योंकि उसकी वेलोसिटी नहीं है, अपॉन m1 प्लस m2, जो कि फिर से आ गई कितनी 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं होगा बेसिकली, और वो लेफ्ट में मूव कर रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से। तो फिर से आप फटाफट क्या करोगे, विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास दोनों ऑब्जेक्ट्स की वेलोसिटी कैलकुलेट कर लोगे, है कि नहीं। मैं कह दूंगा सीधे सीधे कि भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है लेफ्ट में 8, उसे मैंने रोक दिया, तो इसे मैं राइट में दूंगा 8 मीटर पर सेकेंड, और इसे भी मैं राइट में ऐड करूंगा 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनली तो आपको पता ही है, मान लेते हैं ये इधर जाता है x1 और स्पीड होती है 0, और ये मान लेते हैं इधर जाता है x2 और स्पीड होती है 0। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग ये होना चाहिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। स्प्रिंग का वर्क डन हमेशा माइनस हाफ, के हमें दिया गया है 50 इंटू x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये होना चाहिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमेशा 0 माइनस इनिशियल हाफ मास 1 kg इंटू 8 का स्क्वायर प्लस हाफ मास 4 kg इंटू नेट स्पीड, लेफ्ट में थी 10 और राइट में है 8, यानी इफेक्टिवली लेफ्ट में है 2, तो 2 स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपको मिलेगा 25 x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर, ये हो जाना चाहिए हमारे पास 32 प्लस 8 यानी कि 40। तो यहाँ से x मैक्स की वैल्यू जो कि x1 प्लस x2 है वो आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 40 बाई 25, यानी कि अंडर रूट ऑफ 8 बाय 5, ठीक है ना। ये हो गया हमारा आंसर। कोई डाउट किसी को? ठीक है ना। तो ऐसे हम किसी भी क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक।
ठीक है, इसके ऊपर और क्वेश्चंस देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और एक दूसरे टाइप का भी आता है जिसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन पूछते हैं, उसे भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके।